हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हम समझ रहे हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है क्लीनर प्रौद्योगिकी या जिसे अधिक साफ प्रौद्योगिकी भी कहा जा सकता है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि नाभिकीय ऊर्जा के दौरान किस किस प्रकार के अपशिष्ट किस किस प्रकार के खतरे पैदा होते हैं और इन अपशिष्टों को इन खतरों को कैसे कम किया जा सकता है। ये नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है? नाभिकीय ऊर्जा मतलब आणविक पदार्थ या नाभिकीय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, इनकी मदद से बिजली पैदा करना। और इस प्रोसेस में बहुत सारा कचरा और बहुत सारे खतरनाक पदार्थ निकलते हैं। इनको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो आज की क्लास में इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें हमें समझनी है। तो नाभिकीय संकट, उसके कारण क्या है, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो हमें समझना है। विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम नाभिकीय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो इनसे विकिरण निकलती है और इस विकिरण नामक ऊर्जा के इस्तेमाल से ही हम बिजली पैदा करते हैं। तो विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका निर्माण तब होता है जब विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से एक परमाणु के केंद्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। जब हम परमाणु के केंद्र को, उसके सेंटर को टुकड़े टुकड़े करते हैं तो विखंडन प्रक्रिया होती है और उस विखंडन प्रक्रिया से विकिरण निकलती है जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा के इस्तेमाल से हम पानी को भाप में बदलते हैं और उस भाप से अपनी टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करते हैं। नाभिकीय शक्ति संयंत्र इस ऊर्जा का उपयोग करके पानी को भाप में बदलते हैं। विकिरण द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक स्रोतों को हम बैकग्राउंड रेडिएशन भी कहते हैं क्योंकि ये हर समय प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। ये जो विकिरण निकलती है, विकिरण के साथ जो पदार्थ निकलते हैं, इनको हम बैकग्राउंड रेडिएशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो विकिरण और विकिरण से निकलने वाले पदार्थ है वो हर समय हर जगह पर विद्यमान रहते हैं। रेडियो एक्टिव परमाणुओं को रेडियो न्यूक्लाइडों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रेडियो एक्टिव परमाणु है इनको हम रेडियो न्यूक्लाइडो भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में हम नाभिकीय ईंधन चक्र को देख सकते हैं कि कैसे इन नाभिकीय पदार्थों को खनन किया जाता है। इनको प्रक्रिया करने के लिए परिवहन के माध्यम से नाभिकीय केंद्रों में भेजा जाता है। वहां पर इनके विखंडन के माध्यम से हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है और बचे हुए पदार्थों से अपने अपशिष्ट पैदा हो जाते हैं, कचरा पैदा हो जाता है जो कि बड़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो नाभिकीय ईंधन चक्र की शुरुआत कैसे होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले खनन के माध्यम से खानों से यूरेनियम थोरियम का खनन किया जाता है। जमीन के अंदर से इन खनिजों को बाहर निकाला जाता है। यह कच्ची धातु तब रेत में चकनाचूर कर दी जाती है और एक विलायक के प्रयोग से इसका सांद्र के रूप में पीले केक का निर्माण किया जाता है। फिर इसको प्रोसेस करके पीले केक का निर्माण किया जाता है, इसको चकनाचूर करके फैक्ट्री में इसे भेजा जाता है। इसे फिर ईंधन के गोलों में बदला जाता है और फिर आगे चलकर इसको छड़ों के रूप में बदल दिया जाता है। छड़ों को फिर रिएक्टर के केंद्र में स्थापित किया जाता है। जहां पर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित होते हैं वहां पर इन छड़ों को रिएक्टर के केंद्र में डाल दिया जाता है ताकि इनसे ऊर्जा और विकिरण पैदा हो सके। यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा का निर्माण करती है। इस क्रिया से, इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा हीट बनती है जो कि पानी को भाप बनाने के काम में लाई जाती है। इस ऊष्मा की वजह से, इस ऊष्मा का प्रयोग करके हम पानी को भाप में बदलते हैं और यही भाप टरबाइन को चलाती है और इसी टरबाइन की चलने की वजह से बिजली पैदा होती है। इसमें ऊष्मा के अलावा कई नए रेडियो एक्टिव तत्व भी बनते हैं जैसे कि स्ट्रोंशियम 90, प्लूटोनियम 239। यानी कि इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊष्मा के साथ साथ अन्य परमाणविक पदार्थ भी निकलते हैं। अन्य आणविक पदार्थों का निर्माण भी होता है जो कि अगर सही तरीके से निपटान नहीं किया जाए तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यूरेनियम और
उद्योगों के अपशिष्ट वायु के साथ उड़कर और वर्षा के साथ घुलकर हजारों वर्षों के लिए रेडियो एक्टिव गैस का निष्कासन करते हैं। ये जो यूरेनियम वाले पदार्थ है, थोरियम पदार्थ है और ये जो स्ट्रोंशियम है, ये अलग अलग प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ ये हवा के साथ उड़कर कहीं और चले जाएंगे या वर्षा के पानी के साथ घुलकर ये एक रेडियो एक्टिव गैस का निर्माण करते हैं जो कि हजारों वर्षों तक बनी रहती है। नाभिकीय ईंधन के चक्रण के कई केंद्रों पर नाभिकीय प्रदूषण हो सकता है। तो ऐसे केंद्र जहां पर नाभिकीय चक्रण किया जाता है, जहां पर नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाती है, वहां से नाभिकीय प्रदूषण बड़ी मात्रा में हो सकता है, होता भी है। देखते हैं इस नाभिकीय प्रदूषण की वजह से, इस नाभिकीय ऊर्जा की वजह से दुनिया में कुछ दो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनको। पहली है 3 माइल आइलैंड जो कि 1979 में हुई थी अमेरिका में। दूसरी है चेरनोबिल जो कि 1986 में हुई थी यूक्रेन में। एक एक करके देखते हैं कि ये दुर्घटनाएं कैसे हुई थी। सबसे पहले है 3 माइल आइलैंड जो कि 1979 में अमेरिका में हुई थी। यह दुर्घटना 14 मार्च 1979 को हुई थी। इसमें प्रोसेस के दौरान जो मुख्य पंप था वो टूट गया था और मुख्य पंप के अलावा जो बाकी दूसरे पंप हैं जिन्हें हम सहायक पंप बोलते हैं वो भी बंद हो गए और बिजली का उत्पादन करने वाली टरबाइन रुक गई। बिजली का उत्पादन चूंकि हम नाभिकीय पदार्थों से कर रहे हैं और यदि वो टरबाइन ही रुक गई है लेकिन इन नाभिकीय पदार्थों से विकिरण तो बनती जा रही है और इस विकिरण का बिजली उत्पादन में उपयोग में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये विकिरण आसपास वाले क्षेत्रों में फैलकर बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे समय पर आपातकालीन वातानुकूलन रिएक्टर पर कार्य करके ऊष्मा को नीचे किया जा सकता था। तो इन जो रेडियो एक्टिव संयंत्र होते हैं वहां पर बड़े बड़े वातानुकूलक रिएक्टर होते हैं। अगर ये वातानुकूलक रिएक्टर सही से काम करे तो इस ऊष्मा को कम किया जा सकता है। लेकिन ये वातानुकूलक चालू तो थे, शुरू तो थे, लेकिन ये रिएक्टर को ठंडा नहीं कर पाए। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो ऊष्मा निकल रही है उसको ये सही मात्रा में ठंडा नहीं कर पाया। बिजली का मीटर खराब था और उसने इसको रजिस्टर नहीं किया। अगर बिजली का मीटर सही हो तो पता चल जाएगा कि हां ऊष्मा लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बिजली का मीटर खराब था तो उसने इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया, इस चीज को रजिस्टर नहीं किया, तो हमें आने वाले आपात की, आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं चल पाया। इस उच्च तापमान या ऊर्जा ने केंद्र को पिघला दिया और नाभिकीय संबंधी बड़ी दुर्घटना घट गई। तो इस ऊष्मा की वजह से, इस खतरनाक ऊष्मा की वजह से ये केंद्र पूरा पिघल गया और नाभिकीय संबंधी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई है। ऐसी महिलाएं जो कि प्रसव की अवस्था में थी और जो बच्चे थे, इस स्थान के आसपास से इन्हें हटा दिया गया। तो इस केंद्र के आसपास से महिलाओं को, बच्चों को और अन्य लोगों को हटा दिया गया। 1 वर्ष तक कोई भी इस उद्योग स्थल पर प्रवेश न कर पाए इसका ध्यान रखा गया, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है, इनसे निकलने वाली जो विकिरण है वो मानवों को बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। तो लगभग 1 साल तक ये एंश्योर किया गया कि इसके आसपास वाले क्षेत्र में कोई जा ना पाए। नेक्स्ट, दूसरी घटना जो घटी दुनिया में इस नाभिकीय ऊर्जा की वजह से, वो 1986 में यूक्रेन में घटी, चेरनोबिल में। चेरनोबिल यूक्रेन में ये 25 अप्रैल 1986 को एक परीक्षण किया जा रहा था। इसमें यह देखा जा रहा था कि यदि भाप को बंद कर दिया जाए तो कितनी बिजली का उत्पादन होगा। इस परीक्षण में, इस टेस्टिंग में यह देखा जा रहा था कि यदि हम भाप को बंद कर दें, भाप न बनने दें, तो कितनी बिजली का उत्पादन होगा। योजना यह थी कि इस स्थिति में भी टरबाइन चलती रहे। तो भाप बना के नहीं, बल्कि रेडियो एक्टिव एनर्जी की वजह से सीधा ही अपना टरबाइन कैसे चल सकता है, इसका यह परीक्षण किया जा रहा था। भाप के उत्पादन को कम करने में विलंब न हो, इसलिए वातानुकूलित व्यवस्था को हाथों द्वारा बंद कर दिया गया। तो इस परीक्षण के दौरान इस वातानुकूलन व्यवस्था, जो एयर कंडीशनिंग व्यवस्था थी, उसको हाथों से बंद कर दिया गया। जैसे जैसे परीक्षण बढ़ता गया वैसे ही रिएक्टरों का ऊर्जा स्तर बढ़ता गया।
चूंकि अब हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उससे भाप नहीं बना रहे हैं, तो जैसे ही ये परीक्षण शुरू हुआ, एकदम से ऊर्जा का स्तर, ऊष्मा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सामान्य स्तर से 2000 गुना ज्यादा हो गया था। सामान्य स्तर जितना होना चाहिए, उससे लगभग 2000 गुना ज्यादा ऊर्जा और ऊष्मा पैदा हो गई। ईंधन के छड़ टूट गए और वातानुकूलन के प्रयोग में आने वाला पानी भाप में परिवर्तित हो गया। हम चाह रहे थे इस चेरनोबिल परीक्षण के दौरान कि भाप न बने, लेकिन भाप बन गई और ये जो ईंधन की छड़ें थी वो टूट गई। ईंधन मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से बनी ईंधन है। एक भारी विस्फोट हुआ और रिएक्टर की मजबूत छत पूरी तरह से नष्ट हो गई। रेडियो एक्टिव धुआं चारों तरफ फैल गया। चूंकि विस्फोट हुआ और इस परीक्षण स्थल की, इस रिएक्टर की छत पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ये जो विकिरण थी, ये जो रेडियो एक्टिव धुआं था, वो चारों तरफ फैल गया। ये संसार की सबसे खराब नाभिकीय संबंधी दुर्घटना साबित हुई। कई लोग इसके फलस्वरूप रोग का शिकार हो गए और उनमें ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है? रक्त से संबंधित ये कैंसर होता है। तो इस नाभिकीय दुर्घटना की वजह से, जो कि दुनिया का अब तक का सबसे खराब नाभिकीय दुर्घटना था, उसकी वजह से ल्यूकेमिया से पीड़ित होने की संभावना बढ़ गई। ल्यूकेमिया मतलब रक्त से जुड़ा कैंसर। तो हमने देखा कि कैसे यदि हम नाभिकीय संयंत्रों को, नाभिकीय पदार्थों से बनने वाली ऊर्जा को सही तरीके से न करें, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्घटना का रूप भी ले सकते हैं। चेरनोबिल ने 15 देशों में 30-40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिया। तो इस दुर्घटना की वजह से 15 देशों में, लगभग 15 देशों में 30 से 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिया। या यूं कहे कि इनडायरेक्टली इसने करीब 30 से 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया। आगे देखते हैं कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। रिएक्टर की मशीनी डिजाइन या बनावट इस प्रकार की होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में? दुर्घटना की परिस्थितियों में ये मशीनें अपने आप एकदम चलना बंद हो जाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, इनकी बनावट ऐसी हो जाए कि एक हद से ज्यादा यदि दुर्घटना बढ़ने लगे तो ये पूरा सिस्टम बंद हो जाए, ताकि खतरनाक दुर्घटना से बचा जा सके। इन नाभिकीय तापीय संयंत्रों में बड़ी मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है, जो कि आपने देख लिया है, जिसमें से 1/3 हिस्सा बिजली के उत्पादन में प्रयोग हो जाता है। बाकी बचा हुआ 2/3 हिस्सा, करीब 66%, ये व्यर्थ ऊष्मा के रूप में खो जाता है। तो इस व्यर्थ ऊष्मा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए महंगे वातानुकूलक उपकरणों का निर्माण और संचालन होना चाहिए, जो कि होता भी है। इन संयंत्रों में, इन रेडियो एक्टिव संयंत्रों में जितनी भी ऊष्मा पैदा होती है रेडियो एक्टिव पदार्थों से, उसका करीब 33%, यानी कि 1/3 हिस्सा ही बिजली पैदा करने में किया जाता है। बचा 66% हिस्सा, यानी कि 2/3 हिस्सा जो है वो व्यर्थ ऊष्मा के रूप में बेकार हो जाता है। तो ये व्यर्थ ऊष्मा ज्यादा दुर्घटना पैदा न कर दे, ज्यादा समस्या न पैदा करे, इसीलिए महंगे ऑटोमेटिक और बड़े बड़े वातानुकूलन का प्रयोग किया जाता है, ताकि इस ऊष्मा को कम किया जा सके। नाभिकीय तापीय संयंत्रों का निर्माण अधिकतर तालाबों, नदियों, समुद्रों के समीप किया जाता है, ताकि इनसे जो गर्म पानी निकलता है वो इन पानी की बॉडीज में डाल दिया जाए। इससे थोड़ा खतरा इन संयंत्रों में कम हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इन पानी की बॉडीज में, इन तालाबों, नदियों और समुद्रों का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसे हम जल प्रदूषण, तापीय जल प्रदूषण के रूप में देखते हैं। जल का उपयोग करने के बाद, वातानुकूलन प्रक्रिया के बाद, जल सीधा जल स्रोत में लौटाया जा सकता है। तो इन तापीय संयंत्रों को, इन नाभिकीय तापीय संयंत्रों को इससे फायदा होता है, खतरा कम होता है, लेकिन दूसरी तरफ इन पानी की बॉडीज में बहुत ज्यादा तापीय जल प्रदूषण भी होता है। देखते हैं नाभिकीय अपशिष्टों को कैसे सुरक्षित रूप से निपटान कर सकते हैं। इन नाभिकीय संयंत्रों से जो कचरा पैदा होता है, उसको हम कैसे सुरक्षित रूप से निपटान कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है हल्के स्तर के, जो कि
अनुसंधान और उद्योगों से निकलते हैं। रिसर्च के दौरान जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट निकलते हैं वो हल्के स्तर के हैं। इसके अलावा अनाधिकृत रिएक्टरों से निकाली गई सामग्री, विकसित सामग्री के साथ साथ कार्य करते व्यक्तियों के संरक्षण कपड़े, इनमें जो अपशिष्ट बच जाता है उन्हें हल्के स्तर के रेडियो एक्टिव अपशिष्ट बोला जाता है। दूसरी तरफ है उच्च स्तर के रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। ये प्रयोग में लाए जा चुके नाभिकीय ईंधन के छड़ और बेकार हो चुके नाभिकीय अस्त्रों से निकाली जाती है। जिन नाभिकीय पदार्थों को हम छड़ के रूप में बदलकर फिर बिजली पैदा करते हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है वो उच्च स्तर के रेडियो एक्टिव अपशिष्ट होते हैं। नाभिकीय अपशिष्टों के निपटारे की कुछ प्रस्तावित विधियां निम्नलिखित है। तो इस नाभिकीय अपशिष्ट चाहे वो हल्के स्तर के हो चाहे वो उच्च स्तर को हो, उनको हम कैसे सही तरीके से निपटान कर सकते हैं, इसकी कुछ विधियां यहां पर दी गई है। इन्हें सुरक्षित डिब्बों में भरकर भूमि के बहुत नीचे दफना दिया जाए। इनको बहुत टाइट डब्बों में भरकर भूमि के अंदर बहुत नीचे दफना दिया जाए ताकि ये ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। इन्हें अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए, सूर्य की ओर फेंक दिया जाए। इन्हें अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए, मुख्य रूप से जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से, ताकि ये अपने पृथ्वी पर ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाए। इन अपशिष्टों को अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे बर्फीले प्रदेशों की बर्फ की तह के नीचे दफना दिया जाए। जो अंटार्कटिका है, जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है, जो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, जहां पर बड़ी मात्रा में बर्फ है, बड़ी मात्रा में ग्लेशियर है, इनके नीचे इन रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को दबा दिया जाए। लेकिन इन अपशिष्टों को दबाने की वजह से यह खतरा है कि इन क्षेत्रों की बर्फ पिघल सकती है और दुनिया में बड़ी मात्रा में तबाही आ सकती है। तो इस विधि को अंतरराष्ट्रीय कानून ने वर्जित कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा इस विधि को बंद कर दिया गया है कि नहीं, आप अंटार्कटिका, आर्कटिक वाले क्षेत्र, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र, इनके बर्फ के नीचे इन रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को नहीं दफन कर सकते। नेक्स्ट विधि है इन रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को बड़े आकार के शीशे और स्टील के डब्बों में बंद करके गहरे समुद्र में बहुत नीचे उतार दिया जाए। कि इन रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को समुद्र में बहुत गहराई में डाल दिया जाए। लेकिन इन अपशिष्टों को यदि समुद्र में डाला जाए तो जो समुद्रीय जगत है, जो समुद्र का जीव जगत है, चाहे वनस्पति हो चाहे वो जानवर हो, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस विधि को भी अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा वर्जित कर दिया गया है। तो आप बर्फ के नीचे नहीं डाल सकते हैं, आप समुद्र के अंदर गहराई में भी इन अपशिष्टों को नहीं डाल सकते हैं। इनको बिना हानिकारक या कम हानिकारक प्रकार के आइसोटोप में बदला जा सकता है। तो इनको कम हानिकारक या बिना हानिकारक के आइसोटोप में बदल के फिर निष्कासित किया जा सकता है। आजकल अपशिष्टों के ईंधन की छड़ियों को रिएक्टरों के स्थल पर विशेष रूप से संरक्षित तालाबों में रखा जा रहा है या उन्हें प्रवर्धक उद्योगों में भेजा जा रहा है। तो जहां पर ये रेडियो एक्टिव संयंत्र है, वहीं पर कृत्रिम रूप से तालाब बनाकर उस पानी में इन अपशिष्टों को, इन छड़ों को रखा जा रहा है ताकि ये दूसरी जगह पर ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। जिन स्थलों पर परमाणु अपशिष्ट सामग्री का निपटारा होना है, उनमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पर इन रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को निपटारा करना है, उन क्षेत्रों में क्या क्या गुण होने चाहिए वो हम देख लेते हैं। कम अवक्षेपण होना चाहिए वहां पर, जल तालिका का गहरा होना चाहिए। जिस क्षेत्र में इन रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को निपटारा किया जा रहा है, वहां पर यदि हमने कोई पानी की बॉडी बनाई है तो पानी गहरा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उथला पानी हो और उसमें ही जाके डाल दें। धीमी गति से बहने वाला भूमिगत जल भी होना चाहिए। नीचे की तरफ भूमिगत जल भी होना चाहिए जो कि धीमी गति से बह रहा हो। सतही पानी का अभाव होना चाहिए, सतही पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रेडियो एक्टिव अपशिष्ट उस सतही पानी को गंदा कर देंगे और मानवों को, अन्य जीव जगत को बड़ा नुकसान हो सकता है। टेक्टोनिक गति की कम संभावना होना चाहिए। टेक्टोनिक गति मतलब जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हो, पास आ रही हो, एक दूसरे के समानांतर जा रही हो, इस प्रकार भूमि के नीचे हलचल कम होनी चाहिए। यदि भूमि के नीचे हलचल ज्यादा हो रही है और वहां पर आपने रेडियो एक्टिव पदार्थों को डाला है,
तो भविष्य में इन टेक्टोनिक हलचल की वजह से कोई भूकंप आ जाए और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट इधर उधर चले जाए तो वो पर्यावरण को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर्याप्त बफर क्षेत्र का निर्माण किया जाए। उस स्थिति में यदि अपशिष्ट इधर उधर हो जाए तो आसपास बफर क्षेत्र बनाया जाए कि हाँ, इस क्षेत्र में तो इस रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को डाल रहे हैं, लेकिन इसके बहुत लंबी दूरी तक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां पर मानवों का, जीव जंतुओं का, वनस्पति का आवागमन थोड़ा कम हो। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से क्या समझा कि कैसे नाभिकीय अपशिष्टों को हम सही तरीके से निपटान करके, उनका सही तरीके से उपयोग करके पर्यावरण को होने वाले नुकसान को हम बचा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आज की क्लास में हमने जो भी समझा है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।